ओके। वेलकम आप सभी का। और साइटोलॉजी की क्लास में चलिए हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये रहेगा न्यूक्लियस। क्योंकि हमने अभी सेल कंपोजिशन की बातें की थी लास्टली, देन आफ्टर सेल वॉल को डिस्कस किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। इसके बाद में हम वन बाय वन ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली होता है सेल के लिए और स्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस को लेकर के। तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर अगर बात की जाए कि लैटिन लैंग्वेज में न्यूक्लियस का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है कर्नेल, कर्नेल या सीड। यानी कि जो मेन पार्ट होता है, जैसे बीज जो होता है वो प्लांट का मेन पार्ट होता है ना, उसी प्रकार से न्यूक्लियस का जो मीनिंग निकलता है दैट इज कर्नेल और सीड पार्ट मीन्स इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली। ठीक है, ये सब तो हम जानते भी हैं कि न्यूक्लियस में ही सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सब एग्जिस्ट करता है और उसी की वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी काउंट हो रहा है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट होगा और न्यूक्लियस अब्सेंट होने के साथ ही जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे न्यूक्लियोइड के रूप में होता है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है, जिसको हम कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल भी हमें लिविंग सिस्टम्स में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें आरबीसी की, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, विदाउट न्यूक्लियस। इसी प्रकार से अगर हम प्लांट किंगडम के अंदर सीव ट्यूब सेल्स की बात करें, सीव ट्यूब सेल्स, और वो भी मैच्योर होने पे, स्टार्टिंग में तो उनमें न्यूक्लियस होता है लेकिन मैच्योर कंडीशन में अगर बात की जाए तो मैच्योर कंडीशन में उनमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो वो भी विदाउट न्यूक्लियस होती है, विदाउट न्यूक्लियस। और विदाउट न्यूक्लियस जो कंडीशन होती है उसको अपन बोलते हैं ई न्यूक्लिएट। ए न्यूक्लिएट नहीं बोला जाता, उसको ई न्यूक्लिएट बोला जाता है। तो आरबीसीज ई न्यूक्लिएट सेल्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स ई न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनेली जिसको डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट ऑर्गेनेली जिसको डिस्कवर किया गया था। सेल के बाद में अगर किसी ऑर्गेनेली को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो न्यूक्लियस ही था, और डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने ही इसकी जो डिस्कवरी की थी वो ऑर्किड सेल्स में की थी। ऑर्किड्स एक ख़ास प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो कि मोनोकॉट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की सेल्स की स्टडी करते हुए इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। इसके बाद में नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन 1838 में दिस इज़ मैथियस स्लाइडन, जो इन्होंने की सेल थ्योरी भी दी थी, स्वान एंड स्लाइडन ने मिल करके। दिस इज़ मैथियस स्लाइडन। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसका रोल होता है जनरेटिंग सेल्स में, रोल इन
जनरेटिंग सेल्स की जब एक सेल से दूसरी सेल बनती हैं या नई सेल जनरेट होती हैं तो उसमें न्यूक्लियस का रोल होता है। तो न्यू सेल्स जब बनती हैं, जनरेटिंग सेल्स का मतलब न्यू सेल्स, और इन्होंने ही इसके लिए एक खास वर्ड भी दिया था, साइटोब्लास्ट। कि न्यूक्लियस के लिए जो साइटोब्लास्ट वर्ड था वो स्लाइडन के द्वारा दिया हुआ है, बाय स्लाइडन। तो न्यूक्लियस को ही साइटोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब जैसे बहुत सारा नंबर बनना होता है ना, ब्लास्टिंग। तो एक ही सेल से कई सारी सेल बनती हैं तो वो न्यूक्लियस वहाँ पे मेन बॉडी होता है नई सेल्स को बनाने के लिए। और इसी के ऊपर बेस्ट बाद में जो हमारा आर्यविरचो का कॉन्सेप्ट है कि जो पुरानी सेल्स हैं वही नई सेल्स को क्रिएट करते हैं, वो इनके बाद में डेवलप हुए हुए हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन डायरेक्टली हमें ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस की खोज के लिए, और साइटोब्लास्ट जो वर्ड दिया गया था वो स्लाइडन के द्वारा दिया गया है, और स्लाइडन का वैसे भी कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी के लिए। इसके बाद में कुछ स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कंपोनेंट्स पे अपन डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर देखिए हमें मिलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने एक खास मैट्रिक्स को या एक लिक्विड जैसे मटेरियल को एनक्लोज कर रखा है, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही वन इज़ क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम तो कंडेंस होने पे बोलते हैं, या हम इसको क्रोमेटिन मटेरियल बोल सकते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में पड़ा होता है। और इसी के साथ में इसमें प्रेजेंट होगा एक खास प्रकार का ऑर्गेनेली जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अलावा कुछ अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, अदर बॉडीज भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने आप में एक मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक मैट्रिक्स जैसा मटेरियल है, एक लिक्विड जेल जैसा मटेरियल है। इसके बाद में क्रोमोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्रोमेटिन मटेरियल के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, या जो बाकी बॉडीज़ हैं इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो न्यूक्लियस के पास एक ही मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कंपोनेंट उसके कई सारे हैं, लेकिन कंपोनेंट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है, बाकी और किसी पार्ट के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। और थोड़ा सा आप यहाँ पे ये ध्यान दे सकते हैं कि नॉर्मली जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर एक खास प्रकार की लेयरिंग पाई जाती है जिसको अपन पेलिकल बोलते हैं। दिस इज पेलिकल। पेलिकल लिपिड्स से बनी हुई नहीं होकर के प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन का कवर पाया जाता है। तो क्रोमोसोम जब बनते हैं तो उसके ऊपर एक आवरण ज़रूर मिलता है, उसको अपन पेलिकल बोलते हैं। लेकिन पेलिकल लिपिड जैसा नहीं है, उसका कंपोजिशन अलग है, वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। राइट, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद में कुछ जनरल पॉइंट्स की बात की जाए तो एक एवरेज के रूप में देखा जाए तो सेल का जो वॉल्यूम होता है, सेल वॉल्यूम का लगभग 8% पार्ट जो होता है
वो न्यूक्लियस के रूप में होता है, एज न्यूक्लियस। कि सेल का लगभग 8% जो हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस के फॉर्म में होता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो एनिमल सेल के अंदर ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन एनिमल सेल। तो आप में से कौन बताएगा कि प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन होता है? तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेली कौन होगा? सलोनी, कोई आइडिया है? सर न्यूक्लियस ही होगा। अच्छा, न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि प्लांट सेल्स में काफ़ी बड़ा जो ऑर्गेनेली है, टिपिकल प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेली होता है वो वैक्यूल होती है। क्योंकि प्लांट सेल का जो मुख्य भाग होता है, बहुत बड़ा जो भाग होता है, वो वैक्यूल के रूप में घिरा रहता है, राइट। तो एनिमल सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेली होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन एनिमल सेल। जबकि प्लांट सेल के पास जाएंगे तो वैक्यूल काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑर्गेनेली हम उनको बोलते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है। तो वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, राइट। तो थोड़ा सा जनरल कि हाँ, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली एनिमल सेल का है, प्लांट सेल में इससे बड़े ऑर्गेनेली भी होते हैं जैसे कि वैक्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद में हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, एक गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स लगी रहती हैं, और साथ में ही कुछ डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, साथ में कुछ ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, कहीं कहीं पे इसमें गड्ढे से बने हुए होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम जूम करके देख सकते हैं। न्यूक्लियस के पास एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसमें एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, इस प्रकार से दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। और न्यूक्लियस सेल डिवीजन के दौरान डिसअपियर भी होता है, रीअपियर भी होता है। तो डिवीजन के दौरान गायब भी हो जाता है, दोबारा से जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो रहा होता है तो वापस से न्यूक्लियस बन भी जाता है। तो ये कुछ फीचर्स इसकी हैं जो हमें बाकी और चीज़ों से कनेक्ट कर देती है। तो उन सारी चीज़ों को हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन सिस्टम दिखाई कि दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, and this is inner membrane. And इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इसे हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और
न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस इज ईआर। तो देखा जाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ईआर के अंदर का ल्यूमन, ईआर की जो स्पेस होता है उसको अपन ईआर का ल्यूमन बोलते हैं। तो ईआर का ल्यूमन और पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक ही चीज़ होती है। तो दिस इज ईआर ल्यूमन। तो ईआर की जो गुहा होती है और वही कंटेंट पेरीन्यूक्लियर स्पेस यानी कि न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ होता है और वही न्यूक्लियोप्लाज्म को चारों तरफ से सराउंड करती है। इसलिए न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन हैं, बाई मेम्ब्रेन सिस्टम है, लेकिन दोनों ही मेम्ब्रेन ईआर की होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन वो ईआर के साथ में कनेक्टेड होती है। और ईआर की गुहा और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस एक ही होता है। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, दे आर इंटरकनेक्टेड। और क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं, वैसे ही हमें आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम अटैच मिलेंगे। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, तो ग्रेन्युलर होती है। दिस इज ग्रेन्युलर कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम्स अटैच है। तो जो फंक्शन ईआर की मेम्ब्रेन करती है वही फंक्शन लगभग आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे कर रही होती है। राइबोसोम अटैच्ड है, तो ये ग्रेन्युलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ जगह पे हमने देखा है कि गैप बने हुए हैं। इन गैप्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स NPC, इनको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें, फर्स्ट वन की राइबोसोम कितने अटैच होंगे और न्यूक्लियर पोर कितने होंगे, ये डिपेंड करता है, सेल टू सेल वेरी करेगा। और सेल की जो कंडीशन होती है, डेवलपमेंटल कंडीशन, जब प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है या ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो NPC ज़्यादा होंगे, राइबोसोम भी ज़्यादा होते हैं। जब ट्रांसपोर्ट वगैरह की इश्यूज कम होते हैं, सेल मैच्योर हो चुकी होती है, न्यूक्लियस को ज़्यादा फंक्शन नहीं करने होते हैं, तो इनका नंबर रिड्यूस भी हो जाता है। तो डिपेंड करते हैं कि सेल की कंडीशन किस प्रकार की है। अगर हम न्यूक्लियर पोर की बात करें तो न्यूक्लियर पोर अपने आप में एक एक्वस चैनल होता है। दिस इज एन एक्वस चैनल। और इसमें से होकर के ट्रांसपोर्ट होता है, मेनली जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स हैं वो इससे परफॉर्म होती है। और न्यूक्लियर पोर से जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। 1 second। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म।
और न्यूक्लियोप्लाज्म का कनेक्शन होता है साइटोप्लाज्म से, क्योंकि बाहर साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो कनेक्शन है वो एनपीसी से होता है। साइटोप्लाज्म से मटेरियल यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, स्पेशली प्रोटीन्स, ये सब न्यूक्लियस से बाहर भी जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी जाते हैं। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो चीफ कंपोनेंट है कि आरएनए है, आरआरएनए स्पेशली है, प्रोटीन्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्रीली ट्रांसपोर्ट की बाई डायरेक्शनल कंडीशन में इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, और उन प्रोटीन को हम रैन प्रोटीन बोलते हैं, रैन प्रोटीन। और रैन प्रोटीन्स जीटीपेज सुपर फैमिली से बिलोंग करती है। जीटीपेज सुपर फैमिली, जीटीपी सुपर फैमिली का मतलब ये है कि वो जीटीपी को हाइड्रोलाइज करती है। जैसे कुछ एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी निकालते हैं, वैसे ही ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी डिराइव करती है। तो जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स होती हैं, वो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स स्पेशली जो रैन प्रोटीन्स हैं उनकी हेल्प लेती हैं, और अपने आप में जो रैन प्रोटीन है वो जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी डिराइव करती है। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एनर्जी ड्राइवन होता है, एनर्जी यूज होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और आरएनए रैन प्रोटीन्स है वो इसमें हेल्पफुल होती है। अगर एनपीसी के साइज की बात की जाए कि एनपीसी का साइज क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का साइज, तो एनपीसी का जो एवरेज साइज होता है दिस इज अराउंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। लेकिन एक्चुअल जो पोर साइज होती है, एक्चुअल पोर साइज होती है दैट इज ओनली 9 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो एक काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसमें से रियल जो ट्रांसपोर्टेशन जिस एरिया से होता है वो एरिया काफ़ी छोटा होता है। दिस इज ओनली 9 नैनोमीटर डायमीटर स्ट्रक्चर। और एनपीसी को अगर थोड़ा डिटेल से देखें थ्रू न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन्स हैं, न्यूक्लियस की जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, उन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो अटैच रहती हैं। और फिर इससे एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है वो अटैच रहती है, और इसमें एट फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है। एक रिंग स्ट्रक्चर्स है, जो साइटोसोलिक ये सॉरी जो न्यूक्लियोप्लाज्म की जो साइड होती है न्यूक्लियस के अंदर का, इधर न्यूक्लियोप्लाज्म है और बाहर साइटोप्लाज्म है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्पेशली पोर से होकर के होता है। तो पोर साइज ओनली 9 नैनोमीटर है। और एक्चुअल जो डायमीटर होता है इसका वो काफ़ी बड़ा है, 100 नैनोमीटर। और पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर एट फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है। एट फोल्ड सिमेट्री यानी कि इसके
8 कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के ये पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। इसमें कुछ रिंग्स हैं, दीज आर द रिंग्स, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म साइट में एक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। तो एक एनपीसी जो होता है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में मिलने वाले खास प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, और इन प्रोटीन्स को न्यूक्लियोपोरीन बोला जाता है। एक्चुअल में ये जो प्रोटीन्स इसको बना रही हैं उन प्रोटीन्स का नाम होता है न्यूक्लियोपोरीन्स। तो न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन से मिलकर के न्यूक्लियोपोर बनता है, न्यूक्लियोस्पोर कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये प्रोटीन जब असेंबल होती हैं तो उससे पूरा ये सिस्टम बनेगा, और उस सिस्टम के अंदर एट फॉल्ट सिमेट्री है वो पाई जाती है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो एनपीसी का डायग्राम बनाया है इसमें हमने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को दिखा रखा है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर साइड है वहाँ पे राइबोसोम भी अटैच रहते हैं। ओके, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ठीक नीचे साइटोस्केलेटन पाया जाता है। साइटोस्केलेटन मेनली जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनका एक नेटवर्क पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को एक सैप देना या न्यूक्लियस को एक सैप देना। तो ये साइटोस्केलेटन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ लैमिन। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि इनर मेम्ब्रेन, तो दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे क्या मिलेंगे, लैमिन प्रोटीन्स। और लैमिन प्रोटीन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि एक प्रकार का साइटोस्केलेटन फिलामेंट होता है। एक्टिन फिलामेंट, ट्यूबुलिन्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। तो न्यूक्लियस को एक प्रॉपर सैप देने के लिए इनर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे खास प्रकार की प्रोटीन्स पाए जाएंगे, जिन प्रोटीन्स को हम लैमिन प्रोटीन्स बोलते हैं। और लैमिन प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, आईएफ कैटेगरी की है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कैटेगरी की होती है, और आईएफ अपने आप में एक साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन सिस्टम की बात हो जाएगी कि आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के पास एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ये सब कंटिन्यू है ईआर के साथ में, और ईआर के अंदर का ल्यूमन और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक ही होता है, दे आर कनेक्टेड। ईआर की तरह यहाँ पे भी हमें राइबोसोम देखने को मिल जाएंगे, कुछ पोर आपको देखने को मिलेंगे जिनको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस एनपीसीज बोला जाता है। एनपीसीज क्या हैं, किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, क्या साइज है, पोर साइज क्या होती है, स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, सिमेट्री में क्या क्या होता है, राइट। तो कुछ खास पॉइंट्स जो आप यहाँ से समराइज कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। यस सर। ठीक है, हाँ, इसके बाद में देखिए कि एक तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद में क्रोमेटिन मटेरियल है, और क्रोमेटिन मटेरियल के बाद में एक डेंस पार्टिकल इसमें पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो पहले अपन डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोलस को लेकर के। देखिए ये कोई रूल नहीं होता है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, और कुछ सेल्स में हमने देखा कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा भी हमने देखा था। वैसे ही एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस वेरी कर सकता है, कि इनका जो नंबर होता है वो वेरिएबल होता है।
पर न्यूक्लियस, कि एक न्यूक्लियस में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वेरिएबल नंबर ऑफ कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस एक डेंस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है। डेंस पार्टिकल, ये ऑर्गेनली नहीं है ना, पार्टिकल ही लिखना पड़ेगा, ऑर्गेनली आप नहीं लिख सकते। डेंस भी है, और दूसरी खास बात कि ये न्यूक्लियस में मिलने वाली लार्जेस्ट बॉडी है, लार्जेस्ट बॉडी इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कोई अलग से स्ट्रक्चर जो दिखती हो और वो काफ़ी बड़ी हो तो वो न्यूक्लियोलस ही है। अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो दिस इज़ फेलिक फोंटा, डिस्कवर्ड बाय फेलिक फोंटाना। तो इन्होंने इनको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय। खास चीज़ जो न्यूक्लियस के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस का जो रोल होता है, कि न्यूक्लियस में इसके क्या काम होते हैं। आप में से कोई बता पाएगा कि न्यूक्लियस क्या काम करता है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसके अदर देन आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस में जैसे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स का ही पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। जैसे कि आपने क्रोमोसोम बनाया, तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाया है, और एक हमने यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाया है। जो क्रोमोसोम्स उसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस है ना, इनमें क्रोमोनिमा पाई जाती है। तो दिस इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जो एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ऐसे ही सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाए जाते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और जिन क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं उनको सेट क्रोमोसोम बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम्स। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनने की वजह से क्रोमोसोम का सबसे दूर वाला भाग एक छोटी सी स्ट्रक्चर में कट ऑफ हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं सैटेलाइट। दिस इज सैटेलाइट। तो जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनते हैं तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से सैटेलाइट्स बन जाते हैं, यानी कि एक डिस्टल पार्ट है जो कि थोड़ा सा अलग हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पार्ट थोड़ा सा अलग हो गया। और सैटेलाइट पार्ट बोलने का मतलब है
कि इनमें सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है। दे हैव सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? हाँ सलोनी, सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट डीएनए होता है रिपीटेड डीएनए। रिपीटेड सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, रिपीटेड डीएनए होता है। ऐसी सीक्वेंस जो बार बार आती हैं, जैसे कोई क्रोमोसोम हो और इस क्रोमोसोम के अंदर कोई ऐसी सीक्वेंस है जो बार बार आ रही है, वो यहाँ भी आ गई, यहाँ फिर आ गई, फिर आ गई, ऐसे। तो दीज आर सैटेलाइट सीक्वेंसेस, कि वो सीक्वेंस रिपीट कर रही है, तो दिस इज रिपीटेड। रिपीटेड इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। रिपीट की साइज कितनी है, कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने हैं, उसके आधार पे मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ऐसे नोमेनक्लेचर इनका होता है। तो सैटेलाइट का मतलब रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेज होती है, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेज। तो यहाँ पे मेनली जो जीन होते हैं, सेट क्रोमोसोम्स, जो कि न्यूक्लियस को बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें यहाँ पे जो जीन होते हैं वो होते हैं आरआरएनए जीन्स। राइबोसोमल आरएनए के जीन्स होते हैं। तो जब सैटेलाइट वाले भाग का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे आरआरएनए बनता है, और आरआरएनए बनने का मतलब इनका कनेक्शन किससे हो गया? बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि आरआरएनए के साथ में जब प्रोटीन मिलेंगी तो उससे राइबोसोम बनता है। तो राइबोसोम को बनाने के लिए, क्योंकि राइबोसोम में आरआरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होती है, तो आरआरएनए कहाँ से बन कर के आएगा? इसी भाग से बन कर के आएगा जिसको आपने सैटेलाइट बोला है, एनओआर बोला है। तो जिन जिन क्रोमोसोम के पास सैटेलाइट सीक्वेंसेस या आरआरएनए रिपीट सीक्वेंसेस पाई जाती हैं, उन सब के सैटेलाइट हिस्से, या जिनको हम एनओआर पार्ट बोल रहे हैं ना, वो एनओआर पार्ट इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कि आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि किसी का भी सैटेलाइट वाला हिस्सा, जो जो क्रोमोसोम्स हैं, जो सेट क्रोमोसोम्स हैं, इन सेट क्रोमोसोम्स के सैटेलाइट वाले पार्ट एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, और उनके इकट्ठे होने से एक स्ट्रक्चर बन रही है, एक डेंस पार्टिकल बन रहा है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक असेंबली है कि एनओआर असेंबल हो जाते हैं, कि जिन जिन क्रोमोसोम के पास आरआरएनए के जीन्स रिपीट्स के रूप में हैं, उन क्रोमोसोम्स के एनओआर वाले हिस्से एक जगह पे गैदर हो गए, और उनके गैदरिंग से एक पार्टिकल लाइक और एक असेंबली बनी है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। तो क्रोमोसोम्स की वजह से बना है, और सारा क्रोमोसोम नहीं, ओनली वो क्रोमोसोम जो सेट क्रोमोसोम है, दीज आर सेट क्रोमोसोम्स। तो सेट क्रोमोसोम्स के एनओआर हैं जो आपस में पास पास आ जाते हैं, और जब यहाँ पे एनओआर पास पास आए हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है उसमें कौन से जीन है? मोस्टली आरआरएनए जीन्स हैं। और इनका जब सिंथेसिस होगा तो इनसे आरआरएनए बनेगा, यानी कि न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन किस में आना है? राइबोसोम फॉर्मेशन में आना है। तो देखा जाए तो दीज आर राइबोसोम फैक्ट्रीज, कि न्यूक्लियस राइबोसोम फैक्ट्री है। ठीक है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में भी आप कुछ पार्ट्स को फर्दर और इंक्लूड कर सकते हैं। इसका सबसे सेंटर का जो पार्ट होता है,
इनके असेंबली से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें सबसे सेंटर का जो पार्ट होगा इसे हम बोलते हैं इनर मोस्ट फाइब्रिलर सेंटर। दिस इज फाइब्रिलर, रेशेदार। फाइब्रिलर सेंटर जो कि इनर मोस्ट है, सबसे अंदर का होता है। और फाइब्रिलर सेंटर्स के लिए FCS। इसके जस्ट बाहर जो एरिया होगा वो डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट होता है। डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट। जिसको हम शॉर्ट के अंदर DFC बोल सकते हैं। और डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट जो होता है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो खास प्रोटीन होते हैं। एक होता है फाइब्रिलेरिन और दूसरी प्रोटीन होती है न्यूक्लियोइन। एंड देन सबसे बाहर का जो भाग होता है वो ग्रेन्युलर होता है। प्रोटीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर के 3 अलग अलग पार्ट्स हम डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज आउटर मोस्ट ग्रेन्युलर कंपोनेंट, और यहाँ पे जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफॉस्मेन। तो न्यूक्लियोलस के भी 3 पार्ट हैं, एक FC, एक DFC एंड ग्रेनुलर कंपोनेंट यानी कि GC। और अंदर से बाहर की तरफ है, और ये मिलकर के पूरा जो न्यूक्लियोलस का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। न्यूक्लियोलस का मेन जो फंक्शन है दैट इज़ RNA, राइबोसोमल सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम का सिंथेसिस एंड असेंबली। राइबोसोम फैक्ट्री है तो दोनों काम होते हैं। राइबोसोम के लिए RNA का बनना, RNA सिंथेसिस, ये भी यही होता है। और दूसरा काम होता है असेंबली ऑफ राइबोसोम। असेंबली नहीं बोलेंगे, असेंबली का मतलब तो छोटी और बड़ी इकाइयों का जुड़ना हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। तो RNA चेन भी यही बनेगी, और फिर RNA के साथ में जब प्रोटीन ऐड होंगी तो फिर राइबोसोम की इकाई बनती है, जैसे कि स्मॉल सब यूनिट है या लार्ज सब यूनिट है। तो स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट वो राइबोसोम की इकाइयां हैं। और राइबोसोम की इकाई में क्या क्या होता है, RNA होता है और प्रोटीन होती है। तो इनसे मिलकर के बनता है राइबोसोम की यूनिट। हर एक यूनिट के अंदर RNA और प्रोटीन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। और RNA और प्रोटीन का जो मिक्सअप होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, मीन्स RNP। तो RNP की जो फॉर्मेशन होती है वो भी न्यूक्लियोलस में ही होती है। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर NPC थे, तो RNA
आरआरएनए सिंथेसिस होगा, देन जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती है, वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होंगी और उनके मिलने से राइबोसोम की इकाई बनती है। तो दोनों ही काम कि आरएनपी का फॉर्मेशन एंड राइबोसोमल आरएनए चेन्स का फॉर्मेशन, ये दोनों काम न्यूक्लियोलस में होते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट रह जाएगा कि एक तो हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को देखा, उसकी मेम्ब्रेन को देखा, और मेम्ब्रेन के बाद में मेम्ब्रेन से जुड़े हुए इश्यूज थे, एंड देन एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है जो कि डेडिकेट होता है आरआरएनए यानी कि राइबोसोम सिंथेसिस के लिए, चाहे राइबोसोम की चेन्स हो आरआरएनए वाली, या राइबोसोम के प्रोटीन्स हो, या उनकी असेंबली हो, आरएनपी का बनना हो, तो वो न्यूक्लियोलस का मैटर होता है। इसके बाद में फर्दर कुछ और बॉडीज़ हैं जो न्यूक्लियस में पाई जाती हैं, देन आफ्टर क्रोमेटिन मटेरियल का इशू आएगा, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर पाएंगे।